तो हेलो मेरे प्यारो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है यार आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कुल 14 न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो 14 न्यूमेरिकल बताने में टाइम जाएगा और इतने लंबे ड्यूरेशन की वीडियो मोबाइल से शूट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो जो है 2 पार्ट में कर दूंगी और अगर हो जाती है तो मैं एक ही पार्ट में आपको दे दूंगी। यानी कि अगर कम टाइम में मैंने 14 क्वेश्चन बता दिया तो एक ही वीडियो में मिलेगा, वरना आपको 2 पार्ट में ये वीडियो मिलेगी। 7 क्वेश्चन एक वीडियो में और 7 क्वेश्चन एक वीडियो में। ठीक है, इसके पहले हमने आपको केमिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 1 नंबर वाले वो 2 वीडियो में करा दिया है, लॉन्ग वीडियो में, वहां से आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चंस है वो भी हमने आपको 2 वीडियो में करा दिया है। 3 नंबर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेके 10 तक वो भी 2 वीडियो में आपको करा दिया है। सभी वीडियोस आपके केमिस्ट्री के जो है एक ही प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। जितने भी नेम रिएक्शंस हमने लॉन्ग में तो करा ही रखा है, शॉर्ट वीडियो में भी आपको प्लेलिस्ट बना दिया है नेम रिएक्शंस के नाम से, वहां पे आप देख सकते हैं। अगर आपको पेपर देखना है कि क्लास 12 का पेपर कैसा होता है तो मेरा खुद का 2 साल पहले का जो पुराना पेपर था, 2024 के शुरू में मेरा बोर्ड एग्जाम हुआ था, वो वाला पेपर मैंने 5 आपको डिटेल में दिखा रखा है। पेपर पैटर्न क्लास 12 यूपी बोर्ड पेपर पैटर्न के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अब जो एग्जाम है आपका बहुत ही पास आ गया है। लगभग 40 दिन मान के चले, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उधर फरवरी के जो 10 या 12 दिन है, 18 फरवरी से एग्जाम है ना, मान लो 15 दिन, और इधर जो आपके 15 दिन है वो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इतना तेज निकलेगा समय आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो मात्र 40 दिन आप मान के चले जो आपके पास सेव है, जो आप पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। बाकी वो इधर उधर के वो आपके एडमिट कार्ड और इन सब के चक्करों में चला जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 टाइप के बच्चे होते हैं जो पढ़ाई, पहली बात तो पूरे साल पढ़ाई नहीं करेंगे और एट द एंड उनका दिसंबर में ऐसे आके खुलेंगे, कहेंगे ओ माय गॉड दिसंबर आ गया, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो वो क्या करेंगे कि 1 महीने में पूरा पेज पलट डालेंगे। लेकिन एक वो बच्चे होंगे जो दिसंबर में भी उठ के कहेंगे अभी तो 1 महीना और बाकी है, जनवरी फरवरी में पढ़ लेंगे। तो उनके साथ क्या होगा, वो एग्जाम हॉल में बैठेंगे, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस क्या आया है, जैसे कि आ गया राउल्ट का नियम। अब वो पढ़ेंगे कि राउल्ट का नियम, यार भाई ये राउल्ट कौन है और इनका नियम क्या है, यही वो सोचेंगे। तो उनके दिमाग में जब वो ऐसे ऊपर मुड़ी करेंगे तो क्या चलेगा, नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, ये वाला सॉन्ग उनके दिमाग में चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने साल भर तो पढ़ाई की नहीं और एट द एंड भी उन्होंने क्या सोचा कि अभी तो 1 मंथ है। ठीक है, तो इस तरह से आप समय ना गवाएं, आपके पास अभी भी टाइम है रिवीजन करने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का और क्वेश्चंस लगाने का। ठीक है, तो पूरे साल आपने जो ऐसे मोबाइल, बड़ा मजा आ रहा है भाई रील्स स्क्रॉल करने में, जो किया है वो वहां पे एग्जाम हॉल में आंखें बंद करने पर याद ना आए। इसीलिए यहाँ पे अभी टाइम है, रिवीजन कर लें, क्वेश्चन जो है वो लगा लें, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस नहीं आते तो आप सोचने बैठते हो तो पूरे साल आपने क्या क्या किया है पढ़ाई को छोड़ के वो याद आती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन याद आ जाए, तो वो नहीं याद आएगा, बल्कि याद आएगा क्या कि पूरे साल आपने कैसे टाइम को वेस्ट किया था, ये याद आएगा। अब जैसे कि हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हमने आपको करा दिया है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक हमने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने चलाई है, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन तक करा दिए हैं। ये न्यूमेरिकल का वीडियो आपको मिलेगा आज। इसमें देखिए केमिस्ट्री में पूरे चैप्टर से या पूरे केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर ऐसा है जिससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पहला सोल्यूशन वाला चैप्टर और दूसरा जो आपका सेल या इलेक्ट्रोड विभव वाला चैप्टर है वो। इस दोनों चैप्टर से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। कभी भी सेकेंड केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 1-2 क्वेश्चंस उससे बनते हैं, वो हम आपको सेकेंड वीडियो पार्ट जब लाएंगे तो वहां पे बता देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन में बस ये नंबर्स देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, बस ये नंबर्स देखेंगे। जैसे ये 5 ग्राम दिया है
यहाँ पे 450 ग्राम दिया है। बस भाई इतना देखिए और उनकी बस फट गई एकदम, आ ही नहीं रहा है, कहेंगे ये तो आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग में मैसेज दे देते हैं कि बस सबसे हो जाएगा, हमसे ये न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ये नहीं करना है आपको। देखो नहीं आ रहा है तो पहले एक दो बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद जो चीजें दी होती है पहले उसे लिखेंगे, फिर सोचेंगे कि इसमें मेन चीज क्या पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH, जो आपका धावन सोडा या कह सकते हैं निरमा होता है, उसका नाम कास्टिक सोडा होता है। तो कास्टिक सोडा कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम कास्टिक सोडा है यानी विलेय है। विलेय को हम स्मॉल w से लिखते हैं। इसको 450 ग्राम विलयन, विलयन यानी कि पानी में घोलेंगे तो इसको हम कैपिटल W से लिखेंगे। विलयन का भार जो होता है कैपिटल W से, विलेय का भार होता है स्मॉल w से लिखा जाता है। में घोला जाता है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, बस नंबर्स देख के आप डर जाते हैं। 2025 का आया हुआ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले जो चीजें न्यूमेरिकल में 4 स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट की आपको जो चीजें दिया हुआ है यानी गिवन दैट, ठीक है, जितनी चीजें दी होती है वो लिखना होता है। सेकेंड आपको अब देखना है कि पूछा क्या है। जैसे मेन चीज क्या पूछा है कि विलयन की मोललता यानी स्मॉल m आपको ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना होगा वो देखेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या है? फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाना। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे? पूरा जो कैलकुलेशन होता है यानी कि आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये सब करेंगे। तो ये 4 स्टेप होता है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। अगर मान लो आपको पूरा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है, तो आपने गिवन दैट या दिया हुआ जो क्वेश्चन में चीजें होती है वो और क्या निकालना है वो वहां तक लिख दिया तो आपको मिल जाएंगे कितना? 1 नंबर आपको मिल जाएगा। केवल इतना करने से 1 नंबर मिलेगा। और जब आप फॉर्मूला लगा देंगे, थर्ड स्टेप फॉलो कर लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और जब आप कैलकुलेशन करके पूरा आंसर निकाल देंगे तो आपको 4 नंबर या 3 नंबर, जितने नंबर का आपका न्यूमेरिकल आया होगा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है जैसे न्यूमेरिकल हल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं। क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं? क्वेश्चन में दिया है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा है। क्या है? कास्टिक सोडा यानी विलेय का भार। क्या दिया है? लिखेंगे, दिया है विलेय का भार यानी कि स्मॉल w। स्मॉल w कितना दिया है? 5 ग्राम। क्या दे दिया है? 5 ग्राम दे दिया है। सेकंड क्या दिया है कि इसको 450 ग्राम विलयन में यानी सोल्यूशन का भार, यानी सोल्यूशन का भार कितना दिया है? कैपिटल W इज इक्वल टू दे दिया है 450 ग्राम। अब यहां से देखें, मोललता का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार भी होता है। अब हमें विलेय क्या है? कास्टिक सोडा यानी NaOH है। क्या है? NaOH है। अब इस NaOH का अगर हम क्या निकाले? अणु भार निकाले यानी स्मॉल m निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? Na का यानी कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होगा वो कितना होगा? 23 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन O2 होता है तो इसी वजह से 8 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना ऑक्सीजन का टोटल परमाणु क्रमांक आ जाएगा? 16। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो NaOH का जो मेन अणुभार आएगा वो कितना आ जाएगा? आप जोड़ेंगे तो NaOH का मेन अणुभार 40 निकल के आएगा। और ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा, वहां पे न्यूमेरिकल में जिसका भी अणुभार निकालना होता है ऑलरेडी वहां ब्रैकेट में करके दिया होता है। जैसे मान लीजिए कास्टिक सोडा का आपको निकालना था तो वहां पे क्या करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन के साइड में NaOH करके इसके ब्रैकेट में 40 इसका अणुभार लिख के आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कैसे निकाला जाता है ये। तो पहले क्वेश्चन से इतना चीजें पता चल गई। अभी हमने कुछ अपने मन से फॉर्मूला नहीं लगाया है, ये क्वेश्चन से हमने इतनी चीजें निकाली है। यानी कि हमें विलेय का भार दिया है 5 ग्राम, विलयन का भार दिया है 450 ग्राम क्वेश्चन से। फिर हमें निकालना क्या है? जब हमने भार निकाल लिया विलेय का भार तो विलेय का अणुभार भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि मोललता के फॉर्मूला में अणुभार भी दिया होता है। तो अणुभार निकालेंगे तो NaOH का अणुभार 40 निकलेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन से जो चीजें दिया है या दिया गया क्वेश्चन में है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या करना है? विलयन की मोललता हमको ज्ञात करनी है। तो अब हम लगाएंगे क्या? ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप।
सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे कि अब हम मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे। मोललता का फॉर्मूला, मोललता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है स्मॉल m डैश, किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले विलेय का भार, ठीक है, गुणे हो जाएगा विलेय का अणुभार, और गुणे में कैपिटल W यानी कि विलयन का भार, वो भी किसमें, ग्राम में, और इनटू में हो जाएगा आपका 1000। ये आपका हो गया मोललता का फॉर्मूला। ये आपका क्या निकाल दिया हमने, ये हमने सेकेंड स्टेप फॉलो कर दिया, मोललता के फॉर्मूले को लगा दिया। अब इस फॉर्मूले में जो चीजें हमने क्वेश्चन से नोट किया है वो लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। देखो कैलकुलेशन हम एक बार आपको समझाएंगे, अगर आपको चीजें समझ में कैलकुलेशन में नहीं आ रही है तो ये आपका पार्ट होता है। देखो पूरा कैलकुलेशन हम बता तो देंगे, लेकिन आपको खुद एक बार मेरे पढ़ा के जाने के बाद सभी क्वेश्चंस नोट करके खुद से सॉल्व करना है। यानी कि जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अब इसमें मैं सॉल्व तो कर दूंगी, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम आप में है। आप खुद एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस की कमी आपको है, ठीक है। जैसे यहाँ पे m डैश हो जाएगा, ये m डैश हो गया जो हमें निकालना है। अब हमें विलेय का भार कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है। विलेय का भार कितना दिया गया है, 5 ग्राम, तो वो लिख देंगे बटे विलेय का अणुभार हमने कितना निकाला है, 40, तो 40 हो जाएगा, गुणे विलायक का भार कितना है, 450 है, और लास्ट में 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो पहले विलयन का भार होता है वो केजी में होता है, इसको हम ग्राम में बदलते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या, 10। अब ये 5 9 45 हो जाएगा, 9 आ गया, और मोललता m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 5 से हमने काट दिया 45, 9 आ गया, बचा क्या 4। अब ऊपर है क्या 10, तो 10 बटे 4 9 आई 36 हो जाएगा, 10 बटे 36 हो जाएगा। इसका जब आप भाग देंगे 10 बटे 36 का, तो मोललता इज इक्वल टू जो मेन आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.278 आ जाएगा, वो भी किस में, मोल पर केजी में, मोल पर केजी में आपका ये मोललता का मान आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ये हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.278 आपका क्या आ जाएगा, मोल पर केजी आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन था, इतना छोटा सा आपका सवाल था, और आप क्वेश्चन देखते ही क्या करते हैं, ओ माय गॉड तो आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ें, जो चीजें दी हुई हैं पहले वो नोट करें, फिर आप देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है या क्या निकालना है। जैसे हमने दिया है कि विलेय का भार 5 ग्राम, विलायक का भार 450 ग्राम, और कुछ नहीं दिया है। अब पूछ लिया है मोललता ज्ञात करें, तो पहले विलेय का जब भार निकाल लिया तो विलेय का अणुभार निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मोललता के फॉर्मूले में अणुभार दिया होता है, तो इस अणुभार को निकालेंगे यहाँ कास्टिक सोडा के फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद सभी मान रखेंगे, और कैलकुलेशन का पार्ट आपका होता है, भले ही हमने यहाँ पे बता दिया है, लेकिन आपको कैलकुलेशन एक बार प्रैक्टिस करनी है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्या है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 54 ग्राम जल में घोला जाता है। यानी एथिल एल्कोहल एक अलग अणु है और जल जो है एक अलग अणु है, दो अलग अलग अणु हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है कि एथिल एल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, यानी दोनों के अलग अलग मोल प्रभाज आपको निकालना है। अब कुछ इसमें दिया नहीं है, केवल दो चीजें दी गई हैं। एथिल एल्कोहल का क्या दिया गया है, भार दिया गया है, और उसके बाद जल का भार दिया गया है, जिसमें से हमें इसमें कुछ चीजें अभी कैलकुलेट भी करनी है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल का भार निकालेंगे, जो कि यहाँ से दिया ही है, वो हमें निकालना नहीं है। अब एथिल एल्कोहल का भार दिया है तो हम इसका अणु भार निकालेंगे। फिर हम जल का भार दिया है तो जल का भी अणु भार निकालेंगे। जब आप दोनों अणुओं के भार और अणु भार निकाल लेंगे तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा मोलों की संख्या का, क्योंकि मोलों की संख्या यानी n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला है भार बटे अणु भार,
ठीक है, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला मोल का है, मोल की संख्या का। ठीक है, तो हमें पहले एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर जल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों की मोलों की संख्या को आप जोड़ देंगे यानी कुल मोलों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे एथिल अल्कोहल यानी कि अणु ए का मोल प्रभाज, जल यानी कि अणु बी का मोल प्रभाज। कैसे निकालना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या है आपको क्वेश्चंस में स्टेप 1 में फॉलो करेंगे। दिया क्या है आपको, यहाँ पे चीजें क्या दी हुई है, दिया है कि दो आपको मॉलिक्यूल दे दिया है, दो क्या दिया है मॉलिक्यूल। जैसे पहला आपको क्या दिया है 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया है 46 ग्राम। तो एथिल अल्कोहल, एक मिनट, एथिल अल्कोहल ये मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल ए है। ठीक है, मॉलिक्यूल ए है। अब इस एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया है, इसका भार दिया है आपका 46 ग्राम दिया है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5 होता है, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का पूरा फॉर्मूला होगा। अब यहां से अगर हम क्या निकालें, भार निकाल लिया है, भार दिया ही है, अणु भार m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 गुणे 2 करेंगे तो 12, और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन का 1 है, 5 से गुणा करेंगे 5 ही आएगा, और ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं तो 16 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन का 1, यानी टोटल जो आपका एथिल अल्कोहल का परमाणु क्रमांक आएगा वो भी कितना आएगा 46 ही आएगा। कितना आएगा 46 ही आएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। कार्बन का होता है 6, 6 का गुणा 2 से करेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है 5 से करेंगे, ऑक्सीजन का 8 होगा, तो ऑक्सीजन में 2 अणु होते हैं तो 2 यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है। सबका गुणा भाग करके देख लीजिएगा, इसका अणुभार 46 ही आएगा। अब यहां से आ गया क्या अणुभार, और हमने पहले ही बताया है जब अणुभार आ जाएगा तो आप उस अणु का क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। हमने पहले ही बताया था कि 2 अणु दिए गए हैं, जैसे एथिल अल्कोहल एक मॉलिक्यूल ए हमने मान लिया है। सेकेंड आपको क्या दिया है जल यानी वाटर दे दिया है, ये आपका मॉलिक्यूल बी है। तो इस तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे बी का भी यानी जो आपका बी है एथिल अल्कोहल के बाद वाटर दिया है यानी जल, जल ये आपका क्या है, ये आपका मॉलिक्यूल बी दिया है। अब इसका भी आपका भार कितना दिया है, देखिए जल का भार दिया है 54 ग्राम, 54 ग्राम, 54 ग्राम हो गया इसका भार, ये हो गया पहले से दिया है। अब वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, H2O होता है। अब इसका अगर हम अणु भार निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 ग्राम जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जल का अणु भार निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपको पहले दोनों अणुओं के क्या निकालने हैं, भार से अणुभार निकालना है। कितना आसान था भार से अणुभार निकालना। ऐसे क्वेश्चन में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे पहले उनके भार आप नोट करेंगे, उनसे आप अणुभार निकाल देंगे। जब दोनों के अणुभार निकल जाएंगे तो अलग अलग मॉलिक्यूल यानी कि एथिल अल्कोहल ए मॉलिक्यूल का आप मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर जल यानी बी मॉलिक्यूल के भी मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर दोनों मोलों की संख्या को ऐड कर देंगे, जो कुल मोलों की संख्या आएगी उसका आप मोल प्रभाज निकालेंगे अलग अलग, पहले एथिल अल्कोहल यानी ए अणु का, फिर जल यानी बी अणु का। ठीक है, तो पहले यहां तक आपको समझ में आया, हमने भार से अणुभार निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि भार यानी W/M कर देंगे। क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है N/W/M, यानी कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब हम किसके मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो ए के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे ए के मोलों की संख्या। अब ए की मोलों की संख्या है तो क्या हो जाएगा N
के नीचे आप ए लिखेंगे। इससे पता चलेगा कि आप ए के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। भार कितना दिया है 46 और इसका अणुभार भी 46 है, यानी ए की मोलों की जो संख्या निकल के आएगी Na इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ml आपका क्या निकल जाएगा, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या Na निकल जाएगी। इसको आप काटेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि 1 ml में निकल जाएगा। ये तो हमने निकाला ए के मोलों की संख्या, यानी एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या। इसी तरह से अगर हम क्या निकाले, वाटर के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे जो N इज इक्वल टू W/M होता है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो हम किसका निकाले हैं, B, यानी वाटर का निकाले हैं। तो अणु 2 है आपका B, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या यानी NB इज इक्वल टू W/M। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम वैल्यू रखेंगे तो NB निकालेंगे तो क्या निकलेगा, भार कितना दिया गया है 54 ग्राम और अणुभार कितना है 18 इसका अणुभार है। तो काट देंगे, कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 इसका मान आ जाएगा। यानी जो मेन आंसर आया NB इज इक्वल टू 3 ml आ जाएगा। ये क्या निकल गया, B के मोलों की संख्या कितनी आ गई, B के मोलों की संख्या 3 आ जाएगा, क्योंकि 18 यहाँ 54 होता है। तो ये आ गया क्या, 3 आ गया आपके B के मोलों की संख्या। तो ये अभी हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यानी पहले आपको भार से अणुभार निकाल लेना है। एथिल अल्कोहल A अणु का निकाला, इसी तरह B अणु का भी भार से अणुभार निकालेंगे। फिर दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे। मोल की संख्या का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू W/M। अब हम अगर A के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, Na। इससे पता चलेगा कि आप A के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। और A का भार कितना दिया है, एथिल अल्कोहल का भार 46 है, अणुभार में हमने 46 निकाला है, तो भाग देंगे 1 ml आपका क्या आ जाएगा, एथिल अल्कोहल का भार आएगा। इसी तरह से B के मोलों की संख्या निकालेंगे तो 54/18 करेंगे तो 3 ml आपका B की मोलों की संख्या आ जाएगी। अब आप चाहें तो कुल मोलों की संख्या निकालें या ना निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मोल प्रभाज में डायरेक्ट A के मोलों की संख्या और B के मोलों की संख्या को जोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे जोड़ लेंगे तो वहां पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, यानी थोड़ा सा आपको आसानी पड़ जाएगी। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम दोनों यानी A के मोलों की संख्या और B के मोलों की संख्या को ऐड करेंगे, यानी कुल मोलों की संख्या को लिखेंगे। तो कुल मोल कितने आए थे, एथिल अल्कोहल का मोल आया था 1 ml। तो जब हम क्या निकालेंगे, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, N इज इक्वल टू, यानी कि कुल मोलों की संख्या जो N है ये A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, A के मोलों की संख्या और B के मोलों की संख्या के बराबर होगी। तो N इज इक्वल टू, A के मोल कितने आए थे 1 ml आया था, प्लस B का मोल 3 ml आया था, तो 3 लिख देंगे। टोटल मोलों की संख्या 4 हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी मोल प्रभाव जब निकालेंगे दोनों अणुओं का, पहले एथिल अल्कोहल का फिर जल का, तो हमें ये N प्लस A का नीचे भाग देना पड़ता है, वहां पे आपको 4 वैल्यू रखना पड़ेगा। अब हमें क्या कहा गया है कि एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल अंश या मोल प्रभाज निकालें। तो मोल प्रभाज का पहले फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें मान लीजिए दोनों अणुओं के अलग अलग निकालने हैं, तो हम पहले A के मोल प्रभाज देखते हैं। A का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज या मोल अंश कैसे निकालेंगे। मोल प्रभाज का बेसिक जो फॉर्मूला होता है हमने आपको बताया था, X यानी काई इज इक्वल टू हो जाता है क्या, जैसे A आप 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो A के मोलों की संख्या बटे A का मोल प्लस B के मोल, दोनों को ऐड करेंगे और भाग दे देंगे, इस तरह से होता है। तो हमें A के मोल प्रभाज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये मोल प्रभाज जो है इसके नीचे A लिख देंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, A के मोल प्रभाज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जिसका आप मोल प्रभाज निकालते हैं पहले वो लिखते हैं, उसके मोलों की संख्या लिखते हैं। जैसे A का निकाल रहे हैं तो A के मोलों की संख्या,
बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या आप लिखते हैं, इसीलिए हमने कुल मोल निकाला ताकि आपको एक स्टेप कम पड़ जाए। आप डायरेक्ट ये 4 मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो ए के मोल कितने थे? ए के मोल आप बताएं कितने थे? ए के मोल 1 आए थे। ए के मोल 1 आए थे, देखिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? ए के मोल हम रखेंगे एक्स ए जो निकल के आएगा, यानी कि मोल प्रभाज ए का क्या निकलेगा? 1 बटे यहाँ पे एन ए प्लस एन बी हमने क्या निकाला है? 4 निकाला है कुल मोलों की संख्या। अगर नहीं निकालते 4 तो आप यहाँ पे भी क्या करते? पहले 1 रखते फिर 3 रखते, तो आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता, तब जाके 1 बटे 4 आता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बटे 4 आ जाएगा क्या आपके? ए के मोल प्रभाज या ए का मोल प्रभाज या मोल अंश आपका आ गया है। इसी तरह से बी के मोल प्रभाज, या आप यहाँ पे जल का मोल प्रभाज भी लिख सकते हैं। बी या लिखे आप जल का मोल प्रभाज भी या मोल अंश भी लिख सकते हैं। अब मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है? काई इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हम बी का निकाल रहे हैं तो हम काई बी लिखेंगे, यानी बी का मोल प्रभाज बटे बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। जब आप ए का निकालेंगे तो पहले ए लिखेंगे, ए के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। बी का निकालेंगे तो बी के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। अब अगर आप लिखेंगे यहाँ पे बी के मोल कितने आए थे? 3 ml आया था। कितना आया था? 3 ml आया था। तो पूरा जो इसका मोल प्रभाज आएगा, बी का मोल प्रभाज किसके बराबर हो जाएगा? 3 बटे 4 के। ये आपका क्या निकल के आ गया? ये आपके हमने दोनों के मोल प्रभाज निकाल दिए। आपको लगा होगा क्वेश्चन बहुत टफ है या बहुत लेंदी है, समझाने में बहुत भले टाइम लगा हो, लेकिन क्वेश्चन सरल है। पहले भार दिया गया था, उसे आपको अणुभार निकालने हैं, दोनों मॉलिक्यूल के फिर मोलों की संख्या निकालनी है, दोनों मॉलिक्यूल के मोलों की संख्या को ऐड कर देंगे जैसे यहाँ पे हमने किया है। उसके बाद मोल प्रभाज का ये फॉर्मूला होता है। ए का निकालेंगे तो पहले ए का, फिर उसके बाद कुल मोलों की आप भाग देंगे। बी का निकालेंगे तो पहले बी के मोल बटे कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर ले। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम कह रहे हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे तो मजा लीजिएगा एग्जाम हॉल में, वो हो जाएगा आपके साथ क्या कि आज की रात मजा एग्जाम हॉल में लीजिए, वो वाला हाल हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ये हम एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक का उन्नयन से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो मान लीजिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, फॉर्मूला पे आप क्वेश्चंस अरेंज कर लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि 3 ग्राम यूरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो विलियन चैप्टर से जरूर ही पूछे जाते हैं। तो 3 ग्राम यूरिया को कितने ग्राम जल में? 100 ग्राम जल में घोला जाता है। तो जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है। ये पता चल गया कि निकालना क्या है? क्वथनांक का उन्नयन यानी डेल्टा टीबी निकालना है, डेल्टा टीबी ज्ञात करना है। अब जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी का जो मान है वो भी दिए रखा है, 0.52 केल्विन ग्राम प्रति मोल दिया हुआ है। अब देखिए मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं आप वो नोट करेंगे। जैसे दिया क्या है? यूरिया का भार दे दिया है 3 ग्राम। अब यूरिया आप क्या कर रहे हैं? जल में मिला रहे हैं, यानी यूरिया क्या कार्य कर रहा है? विलेय का कार्य कर रहा है। यानी इसका मान हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल w से इसको डिनोट करेंगे। यूरिया के भार को हम स्मॉल w से डिनोट करेंगे क्योंकि विलेय का भार है, और विलेय वो होता है जो जल में या किसी भी विलायक में घोला जाता है। जैसे चीनी विलेय का कार्य करेगा, नमक विलेय का कार्य करेगा, वाटर आपका विलायक का कार्य करेगा। तो ये स्मॉल w से आप विलेय को डिनोट करते हैं, और ये यूरिया जो है स्मॉल w से डिनोट किया जाएगा। और ये कितना ग्राम है? 3 ग्राम यूरिया है। 3 ग्राम क्या है? यूरिया आपका विलेय का भार है। अब सेकंड आपको क्या दिया क्वेश्चन में? 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है, यानी विलायक का जो भार है कैपिटल W जो है वो कितना है? 100 ग्राम आपका है। 100 ग्राम आपका क्या है? जल है, यानी कि विलायक है। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन से पता चल गई।
तीसरा आपको पता चल रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन आपको निकालना है। निकालना क्या है आपको? डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन ये आपको निकालना है। सेकंड आपको क्या दिया है? जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी का भी मान दे दिया है। केबी का मान भी कितना दिया है? 0.52 केल्विन पर ग्राम पर मोल, ये आपको मान दिया गया है। केल्विन पर ग्राम पर मोल आपको मान दिया गया है। अब निकालना है हमको क्या? डेल्टा टीबी। तो सबसे पहले क्वथनांक का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्वथनांक का फॉर्मूला बहुत ज्यादा सरल है। जो क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला होगा वही हिमांक के अवनमन का भी फॉर्मूला होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे सेम फॉर्मूला होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है और हिमांक का अवनमन यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, जमने की क्षमता में कमी। ठीक है, ये क्या है? उबलने की क्षमता में वृद्धि, ये आप निकाल रहे हैं। तो जब क्वथनांक में उन्नयन का, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, इतने पे ही छोड़ देंगे, फिर भी 1 नंबर मिलेगा, कोई काटेगा नहीं, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, तो ये हो गया इतना चीजें जो आपको क्वेश्चन से मिल गया। अब आपको सभी डेटा मिल गई कि क्या करना है? क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 गुणे केबी, 1000 गुणे केबी, और उसके बाद सबसे पहले विलेय का भार होता है, यानी यूरिया का भार, बटे हम क्या कर देंगे? नीचे हम करेंगे एम, जो कि अणुभार होता है या मोलर द्रव्यमान होता है। एम आपका क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है। गुणे हम क्या करेंगे? अब कैपिटल डब्ल्यू, गुणे हम कैपिटल डब्ल्यू या विलायक का भार, जो कि जल है, इसका भार लिखेंगे। ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला? क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अगर हम मान रखें तो क्या निकल के आपका आएगा? इसमें अगर मान रखेंगे तो क्या निकल के आएगा? अब सबसे पहले यहाँ पे हमने एक चीज क्वेश्चन से और निकाली है। सब तो हमें पता है, के बी, यहाँ पे के जी नहीं होगा, के बी होगा, क्योंकि के बी आपका क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये के बी फॉर्मूले में होगा। अब यहाँ से देखिए, हमें के बी भी दिया है, विलेय का भार भी दिया है, विलेय का अणुभार भी दिया है। डेल्टा टीबी आप तब निकालेंगे जब आपको विलेय का अणुभार पता होगा। और विलेय क्या है? यूरिया, और यूरिया जो होता है इसका अणुभार कितना होता है? यूरिया का अणुभार 60 होता है, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यूरिया के फॉर्मूले से यूरिया का अणुभार डायरेक्ट हम लिख देते हैं, m इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। और ये आपका क्या है? यूरिया का अणुभार है। यूरिया का क्या है? अणुभार है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यूरिया का अणुभार निकाल लिया हमने। अब मान रखेंगे तो डेल्टा टीबी वैसे ही रहेगा, क्योंकि निकालना है, गुणे 1000 गुणे केबी आपका क्या है? 0.52 इंटू विलेय का भार कितना दिया है? 3 ग्राम। कितना है? 3 ग्राम। फिर हमने अभी अणुभार निकाला है यूरिया का 60 ग्राम। 60 ग्राम, तो 60 गुणे विलायक का यानी कि जल का भार कितना है? 100 ग्राम। ये चीजें हो गई। अभी हमने कुछ सॉल्व नहीं किया है, केवल वैल्यूज रखी हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? यहां से 100 का जो 2 जीरो है, 1000 के 2 जीरो से काट देंगे तो यहाँ पे 1000 का केवल 10 बचेगा। ठीक है, अब 3 का भाग अगर आप 60 में देंगे तो 20 बार, 3 का गुणा 20 बार करेंगे तो 60 आएगा। तो ये 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में। उसके बाद आपका बचा क्या? आपका 0.52 बचा है और ये 10 बचा है। 0.52 और 10 ऊपर बच गया है, नीचे केवल आपका 20 बचा है। तो इसको लिखेंगे, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो डेल्टा टी बी जो आपका निकलेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या बच गया? 0.52 इंटू 10 बचा है, नीचे आपका 20 बचा है, नीचे आपका 20 बचा है। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या टोटल आपका? डेल्टा टी बी बच गया, डेल्टा टी बी बचा, और 0.52 अपान 2 बचेगा, क्योंकि 0 से 0 हमने काट दिया, 10 तो गया, बचा क्या? 2 और ऊपर 0.52 भाग करेंगे जब आप, तो क्या बचेगा? पूरा जो क्वथनांक में उन्नयन डेल टी भी आएगा,
ये निकल के आ गया कितना 0.26 केल्विन। 0.26 केल्विन आप भाग देके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन कितना निकल के आएगा 0.26 केल्विन निकल के आएगा। ये आपका फॉर्मूला था, सभी वैल्यू हम रखे हैं, उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया है। अब अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आई है तो आप एक बार खुद से रफ में कैलकुलेशन करके देखेंगे सभी क्वेश्चंस का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमांक का जो अवनमन का फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले से ये निकलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी पदार्थ में 7.5 ग्राम विलेय है, जिसको आप किस में घोल रहे हैं 75 ग्राम जल में घोला जाता है। विलेय क्या है ये नहीं बताया गया है, बस विलेय की मात्रा आपको दी गई है। विलेय मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला जाता है, जिससे जल में या जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। यानी डेल्टा TF भी, फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया है। अब पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यानी स्मॉल m आपको ज्ञात करना है। अब जल में मोलर अवनमन स्थिरांक भी आपको दिया है, यानी Kb जो था यहाँ पे Kf हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट यानी अवनमन स्थिरांक निकाल रहे हैं तो Kf हो जाएगा। तो ये 1.86 दिया गया है। तो जो जो पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चंस में दिया क्या है, क्वेश्चंस में दिया क्या है। सबसे पहले आपका विलेय का भार कितना दिया गया है, स्मॉल w यानी विलेय का भार 7.5 ग्राम है, 5 ग्राम है। और ये बताया नहीं गया है कि क्या है, बस ग्राम है, यानी किसी पदार्थ का दिया गया है। कौन सा पदार्थ है ये आपको नहीं बताया गया, उससे भी हमें मतलब नहीं है, हमें केवल भार से मतलब है। अब इसको 7.5 ग्राम जल यानी सोल्यूशन यानी विलायक का भार कैपिटल W जो दिया गया है वो 75 यानी 75 ग्राम दिया है। ध्यान दीजिएगा, विलेय का भार 7.5 है, विलायक का भार 75 ग्राम है। ठीक है, ये हो गया। और क्या दिया है, जिससे जल के हिमांक, जल का हिमांक भी दे दिया है डेल्टा TF, हिमांक में अनुमान होता है डेल्टा TF, इसका मान भी दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस, 1.2 डिग्री सेल्सियस दिया है। फिर कहा है कि पदार्थ का आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, यानी आपको क्या निकालना है, स्मॉल m का मान निकालना है, जिसे हम मोलल द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, यही आपको निकालना है। और चीजें दी गई हैं, जैसे आपको जल में मोलल अवनमन स्थिरांक का मान भी दिया गया है, यानी Kf का मान भी दे दिया गया है 1.86, सब कुछ दिया है, बस ये m आपको नहीं दिया गया है, वो हम m निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सब देख के हमें पता चल गया कि यहाँ पे हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हिमांक के अवनमन के फॉर्मूले में ही डेल्टा TF आता है और KF आता है, जो कि मोलर अवनमन स्थिरांक है। तो यहाँ से अगर हम क्या लगाएंगे, हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला लगाएंगे। हिमांक के अवनमन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF, क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000, सेम फॉर्मूला होगा जैसा आपका क्वथनांक के उन्नयन का था, बस यहाँ पे TB की जगह TF हो जाएगा, KB की जगह KF हो जाएगा, क्योंकि आप फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी निकाल रहे हैं। तो 1000 गुणे क्या हो जाएगा आपका, ब्लू से ही लिख देते हैं क्योंकि ये चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 गुणे KF इंटू विलेय का भार स्मॉल w बटे आपका मोलल द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक का भार कैपिटल W। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, हिमांक के अवनमन का। अब आप चाहे सभी वैल्यू रख दें फिर m का मान निकालें, या आपको m का मान ही निकालना है तो आप m को कहाँ लाएंगे,
डेल टी एफ के पास, क्योंकि आपको एम निकालना है तो डेल टी एफ को आप एम के पास ले जाएंगे, यानी जो निकालना है, जैसे एम निकालना है तो इसको हम इसके बराबर के इधर ले आएंगे, और जिसको नहीं निकालना है यानी डेल टी एफ को हम एम के पास ले आएंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, एम निकालना है, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 गुणे के एफ यानी मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे विलेय का भार बटे डेल्टा टी एफ जो आपका अवनमन या हिमांक में अवनमन है गुणे आपका विलायक का भार हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले को हम इस रूप में चेंज करेंगे। अब हम इसमें अगर वैल्यू रखें या मान रखेंगे तो क्या आएगा, अब हम सोल्यूशन आपका इधर साइड करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन हम इधर करेंगे, इतने में हम आपका सोल्यूशन कर देंगे। तो देखिए m हमें निकालना है, m को हम वैसे ही रहने देंगे, 1000 एक मिनट रुकिए, m इज इक्वल टू 1000 गुणे क्या है के एफ का मान क्या दिया है, के एफ का मान 1.86 दिया गया है, तो 1.86 के एफ हो गया। उसके बाद विलेय का भार कितना दिया है 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम विलेय का भार हमने रख दिया। फिर हमको डेल टी एफ यानी हिमांक में अवनमन का मान दिया गया है 1.2 डिग्री सेल्सियस, 1.2 लिख देंगे बस, डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत नहीं है। गुणे में हम क्या करेंगे, विलेय का भार या कह सकते हैं विलायक का भार यानी जल का भार कितना दिया गया है 75 ग्राम, ठीक है, ये हमने वैल्यूज रख दी। अब यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो क्या कटेगा, 75 से ये 7.5 कटेगा तो 0.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.1 आएगा, आप चाहे तो भाग करके देख लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कटेगा, ये तो हो गया, सिर्फ इतना ही यहाँ से कटेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा 0.1 है और यहाँ पे 1.86 है, ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो जो है 0.1 का मतलब क्या है कि 10 है, 0.1 अगर कहीं लिखा है तो इसको आप 10 समझेंगे, तो 10 है, यानी ये जो जीरो है इससे ये 1000 का एक जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 0.1 का मतलब आप 10 से पीछे गुणा कर रहे हैं तो 10 का जो जीरो होगा उससे 1000 का एक जीरो कट जाएगा, तो ऊपर क्या आपका बचेगा, ऊपर केवल आपका m इज इक्वल टू 100 गुणे 1.86 अपान 2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ये आपका नीचे बचेगा। अब 1.2 का भाग अगर हम 1.86 से देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2 का भाग 1.86 से देंगे तो 1.55 यानी 1.55 आ जाएगा। अब 1.55 का अगर हम क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 1.55 का गुणा 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 155 आ जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो 100 गुणे 1.55 आप करके देख लीजिएगा। इसका जो मेन आंसर आएगा m इज इक्वल टू गुणा करेंगे तो 155 आ जाएगा, यानी दशमलव जो है वो 100 से गुणा करने के बाद हट जाएगा, 155 क्या आ जाएगा 155, इसका आंसर जो है वो आ गया है, यानी मोलर द्रव्यमान 155 ग्राम जो है आपका आंसर होगा। बहुत सरल था, यहाँ से हम m को इधर TF के पास ले जाएंगे, m निकालना है तो फॉर्मूला ये बन गया है 1000 गुणे KF का मान रख दिए, फिर W यानी विलेय का भार, फिर विलायक का भार। अब 75 से 7.5 काटेंगे तो 0.1 आएगा, जिसे हम 10 लिखते हैं, 0.1 को हम 10 लिखते हैं, तो 10 में पीछे जो जीरो होता है उसका यहाँ से 1000 से एक जीरो काट देंगे तो 100 गुणे 1.85 बच जाएगा, नीचे 1.2 है, 1.2 का अगर आप भाग 1.86 से देंगे तो 1.55 आएगा, 1.55 का गुणा 100 से करेंगे तो जो दशमलव है वो हट जाएगा और मेन आंसर आपका क्या निकल के आएगा 155 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं, मान लो सेम क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसे टाइप का अगर आएगा तो आप लगा लेंगे, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया गया है यानी P0, और P0 यानी वाष्प दाब का जो क्वेश्चन है वो राउल्ट के नियम
किस पे आधारित था? वाष्प दाब पर ही आधारित था। तो राउल्ट का नियम का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कैसे पता चला कि वाष्प दाब आपको दिया गया है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहले किसी ताप का शुद्ध बेंजीन या किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब दिया गया है वो कितना दिया गया है? 0.850 बार। 0.850 बार आपका क्या है? वाष्प दाब है। किसका? तो सबसे पहले दिया क्या है? दिया है वाष्प दाब यानी P0 कितना दिया गया है? 0.850 बार। ये आ गया आपका क्या? P0 यानी बेंजीन का वाष्प दाब P0 हो गया। उसके बाद 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस को 29 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। बस इतना आप देखें। यानी विलेय कौन है? वाष्पशील वैद्युत अपघट्य। यानी कैपिटल W का जो मान होगा, सॉरी स्मॉल w का जो मान होगा वो क्या होगा? 0.5 ग्राम। तो यहां से विलेय जो है वो क्या है? अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस को किसमें घोला जा रहा है? बेंजीन में घोला जा रहा है। यानी बेंजीन जो है वो विलायक का कार्य करेगा, कैपिटल W का कार्य करेगा। विलायक का भार क्या होगा? 29 ग्राम होगा, कैपिटल W 29 ग्राम। और अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस को घोला जा रहा है तो ये विलेय यानी स्मॉल w का कार्य करेगा। और स्मॉल w कितना दिया गया है? 0.5 ग्राम दिया गया है। और बेंजीन में घोला जा रहा है यानी कैपिटल W कितना दिया गया है? 29 ग्राम दिया गया है। ये क्वेश्चन से आपको चीजें पता चलेंगी। फिर आपको क्या दिया गया है? मोलर द्रव्यमान m का मान या आणविक द्रव्यमान। हमने पहले बताया था मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और स्मॉल m का मान भी कितना दिया गया है? 78 ग्राम प्रति मोल। 78 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया आपका मोलर द्रव्यमान। और क्या दिया गया है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार दिया गया है। 0.84 बार क्या है? प्राप्त विलयन का वाष्प दाब है। विलयन को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और वाष्प दाब को हम P0 से डिनोट करते हैं। तो P0 S लिखेंगे। S का मतलब है सॉल्यूशन, P0 का मतलब है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का सॉल्यूशन कितना दिया गया है? देखिए हमने बताया है विलयन का वाष्प दाब यानी विलयन का जो वाष्प दाब कितना दिया गया है? 0.845 बार। 845 बार दिया गया है। ये हमने क्वेश्चन से निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है? मेन जो चीजें निकालनी है वो हमें क्या निकालना है? ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी यहां से हमें ये जो दिया है ये मोलर द्रव्यमान दिया गया है। एक मोलर द्रव्यमान दिया गया है। एक मोलर द्रव्यमान आपको फॉर्मूले से निकालना होगा। तो वाष्प दाब से पता चल रहा होगा P0 माइनस PS जो आपका राउल्ट का नियम होता था वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये आपको पहले क्लियर हुआ कि P0 क्या है? बेंजीन का वाष्प दाब P0 दिया गया है 0.850 बार। फिर विलेय का भार 0.5 ग्राम दिया गया है। विलायक का भार 29 ग्राम दिया गया है क्योंकि बेंजीन में घोला जा रहा है किसको? अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य को। तो ये हो गया विलेय और जिसमें घोला जा रहा है हो गया विलायक। ये हमने विलेय और विलायक का भार लिख लिया। फिर मोलर द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया गया है 78 ग्राम, ये भी लिख लिया। फिर आपको विलयन का वाष्प दाब भी दिया गया है 0.845 बार। तो 0.845 बार P0S का वाष्प दाब हो जाएगा यानी सॉल्यूशन का वाष्प दाब हो गया। अब अगर हम राउल्ट का नियम लगाएं, अब हम क्या करें? राउल्ट का नियम का जो फॉर्मूला है वो लगाएं तो क्या होता है? P0 माइनस PS होता है। सबसे पहले तो P0 माइनस PS होता है बटे क्या हो जाएगा? P0 हो जाएगा इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे? इज इक्वल टू विलेय का भार क्या हो जाएगा? विलेय का नहीं, हाँ विलेय का भार स्मॉल w। विलेय का भार बटे हो जाएगा विलेय का अनुभार और बीच में गुणे विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुणे ये मोलर द्रव्यमान का जो मान कैपिटल M यहाँ पे होना चाहिए। क्या हो जाएगा? कैपिटल या इसको स्मॉल m ही रहने देते हैं। एक मिनट इसको कैपिटल M रखेंगे क्योंकि दो M आ गए हैं ना।
तो अगर वैसे तो मोलर द्रव्यमान को स्मॉल m से ही डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोलर द्रव्यमान का मान दे दिया गया है और एक और मोलर द्रव्यमान का मान पूछ रहा है, तो हम इस वाले मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे हम जो स्मॉल m फॉर्मूले में है इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जो कैपिटल M रखे हैं, ये दिया गया जो मोलर द्रव्यमान है उसका मान रखेंगे, बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका कैपिटल W तो हो ही गया, विलायक का भार यानी कि स्मॉल w तो हो गया विलेय का भार, बटे हो जाएगा विलायक का भार। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, राउल्ट के नियम का। समझ में आया। P0 यानी वाष्प दाब, PS मतलब कि P0S का मतलब है कि विलेय का वाष्प दाब, फिर P0 यानी वाष्प दाब का मान रखेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, फिर यहाँ पे मोलर द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार, सबका मान रख देंगे। यहाँ से हमें निकालना क्या है, m निकालना है, तो पहले वैल्यू रख लेते हैं फिर हम m को निकालेंगे। तो P0 का मान कितना दिया गया है 0.850 माइनस PS का मान कितना दिया गया है 0.845 दिया गया है, बटे में हम फिर P0 रखेंगे जो कि क्या है 0.850 है, ठीक है, इज इक्वल टू हमें विलेय का भार रखना है, विलेय का भार कितना है 0.5 है, 0.5 है, बटे यहाँ पे m वैसे ही रखेंगे क्योंकि हमको m निकालना है, गुणे में हम क्या करेंगे कैपिटल M जो कि 78 ग्राम है, 78 ग्राम बटे यहाँ पे कैपिटल W यानी विलायक का भार कितना दिया गया है 29 ग्राम, 29 ग्राम, ये सभी वैल्यू हमने रख दिया। अब हमें ये स्मॉल m ही निकालना है, बाकी सब तो वैल्यू हमने रख दिया है। सबसे पहले इसमें जो चीजें कटेंगी वो काट देंगे, जैसे 29 से आपका 78 कटेगा 3 बार में, कितने बार में 2 बार में, क्योंकि 29 दुना 78 होता है, 2 बार में कटेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो आपका 2 आ गया है, इसको हम 0.5 का गुणा 2 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए पूरा हम चाहे तो यहाँ पे माइनस वाला भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन जो है समझ में आए, ठीक है। यहाँ तक तो हमने वैल्यू रखा है, यहाँ तक तो हमने वैल्यू रखा है। अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 0.850 माइनस 0.845 अपान 0.850, ये ऐसे ही रहेगा, बराबर की इधर वाला ऐसे ही रहेगा, हम कोई इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। अब 0.5 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 29 बटे 78 जो था वो कट गया है, और बटे में m हो जाएगा, यही m हमें निकालना है। अब m को हम बराबर के इधर ले आएंगे, अब इस m का गुणा हम कहाँ कर देंगे, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप इसको चाहे तो यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे 0.85 माइनस 0.845 है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए हम एक स्टेप कम करने के लिए यही घटा देते हैं, तो घटाएंगे इसका मान आ जाएगा 0.005 आ जाएगा, क्या आएगा 0.005, ये आएगा कब, जब आप P0 माइनस PS कर देंगे, यानी ऊपर वाला जो है वो घटा देंगे और नीचे का वैसे ही रहेगा। अब अगर हम m का तिर्यक गुणा कर दें और इसका हम इधर गुणा कर दें, दोनों का हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 0.005 है इसके पास m आ जाएगा, इज इक्वल टू जब आप 0.5 गुणे 2 करेंगे, 0.5 गुणे 2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.0, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.0 आ जाएगा, और 1.0 का गुणा 0.85 के साथ करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये 0.85 ही रहेगा, ये क्या रहेगा 0.85 ही रहेगा। अब हमको चाहिए क्या, m का मान, हमको चाहिए क्या, इस m का मान चाहिए, तो m इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो ये 0.850 अपान 0.005 कर देंगे, और भाग देने पर इसका जो मान निकल के आएगा आप देख लीजिएगा, इसका जब भाग देंगे m इज इक्वल टू 170 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान का मान आ जाएगा। ये आपका था क्या, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, P0 का मान रखे फिर PS का मान रखेंगे, उसके बाद विलेय का भार, और ये मोलर द्रव्यमान जो दिया है, दिया हुआ इसलिए कैपिटल M से दिखा रहे हैं, अगर दिया नहीं होता तो हम स्मॉल m से दिखाते।
तो हमें स्मॉल m का मान निकालना होगा, जिसके लिए पहले जो चीजें कटेंगे उसको काट देंगे और जो घटाना है उसको घटाएंगे। उसके बाद हम m का तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ 0.05 के साथ, तो यहाँ पे m के साथ आके जुड़ जाएगा 0.005 इज इक्वल टू 0.85 हो जाएगा। दोनों का भाग देंगे तो 170 ग्राम आ जाएगा। आप चाहे तो भाग देके देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन जो है आपका बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आपके लिए इसलिए डाला जाता है ताकि आपका टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करवा दिया जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं दिया है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। अब कुछ आपको दिया नहीं है, केवल 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है और यूरिया का भार यानी कि स्मॉल w का मान दिया गया है 5 ग्राम और परासरण दाब आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो चीजें दिया है हम वो लिख लेते हैं। दिया क्या है आपको? टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब आपको 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि आप सोचेंगे टेम्परेचर तो 0 है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन नहीं, यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि चीजें इसमें छुपी हुई हैं। जैसे अगर आप जानते होंगे तो 1 केल्विन जो है, 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 केल्विन की, 1 केल्विन के। और 1 केल्विन का मान जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 केल्विन का जो मान होता है 273 होता है। आप कहीं भी केल्विन का मान देखते होंगे तो 273 ही देखते होंगे। तो 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब 1 केल्विन, यानी कि आप 1 केल्विन की जगह क्या लिख सकते हैं? 273 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस की जगह आप 273 केल्विन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 टेम्परेचर की जगह आप क्या लिखेंगे? 0 टेम्परेचर की जगह आप लिखेंगे 0 प्लस के यानी कि केल्विन, क्योंकि आपका जो सेल्सियस है वो केल्विन के बराबर होगा। तो यहाँ से टेम्परेचर जो निकल के आएगा वो T इज इक्वल टू 273 केल्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू 273 केल्विन आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 डिग्री का 1 केल्विन और 1 केल्विन का मान होता है 273। तो यहाँ से 0 डिग्री केल्विन जो है वो T इज इक्वल टू 273 केल्विन में लिखा जाएगा। ये टेम्परेचर यहाँ से हमने निकाल लिया क्वेश्चन से। अब दिया क्या है कि यूरिया का भार दिया गया है 5%। यूरिया आपका विलय होगा, क्या होगा? विलय होगा। 5% क्या होगा? विलय जो है ये यूरिया है। तो स्मॉल w इज इक्वल टू 5 ग्राम दिया गया है। अब हम यहाँ पे एक चीज मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे, क्योंकि चीजें दी नहीं गई है तो हम मान के ही लगाएंगे। माना क्या? माना क्या कि यूरिया का जो आपका क्या होगा? आयतन, यूरिया का आयतन मैक्सिमम कितना है? वो 100 ml है, 100 ml है। अब अगर V बराबर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां से आयतन अगर निकालेंगे तो V इज इक्वल टू 100 ml है, और अगर ml को हमें लीटर में बदलना होगा तो हम 100 का जो भाग है 1000 से करेंगे। किससे करेंगे? 1000 से, क्योंकि ml को हम लीटर में बदल रहे हैं। तो जब 100 का भाग हम 1000 से करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका? आपका बन जाएगा V इज इक्वल टू 0.1 लीटर। V इज इक्वल टू 0.1 लीटर बनेगा। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्वेश्चंस में कहीं भी यूरिया का आपको आयतन नहीं दिया गया है, लेकिन कोई भी सोल्यूशन होता है उसका मैक्सिमम आयतन 100 ml ही होता है। तो 100 ml को अगर हम लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा। ये क्या निकल गया? यूरिया का आयतन। यूरिया का भार दिया गया है, यूरिया का आयतन हमने निकाल लिया। टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया था, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 1 केल्विन। 1 केल्विन का मान होता है 273, आपका 1 केल्विन होता है। अब यहाँ से कुछ चीजें और, परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको R दिखाई देता है, क्योंकि पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है या CST होता है, या एक और फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू N/V RT।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे थर्ड वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकाल लिया है, हमें आयतन निकाल लिया है। तो यहाँ से हम परासरण दाब का आयतन से रिलेटेड जो ये फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है, इस आर यानी आर का जो मान होता है वो आर का मान क्या होता है 0.0821 होता है। ये रेडबर्ग नियतांक का मान होता है। ये आपको दिया नहीं गया है, लेकिन ये हमेशा रहता है। उसके बाद यूरिया का आपको अणुभार निकालना पड़ेगा। यूरिया का अणुभार ये क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू 60 होता है। अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया है यूरिया का अणुभार कितना होता है। ये इतनी चीजें लिखने के बाद अब आप परासरण दाब का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया था, आपने इतना सब कहां से निकाल लिया। तो क्वेश्चन में टेम्परेचर और भार दिया गया था, और ये हमने माना है कि यूरिया का आयतन मैक्सिमम 100 ml होगा, जिसको हम लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर होगा। अब क्यों हमने लीटर में बदला है, ताकि हम आयतन निकाल सके। आयतन निकालेंगे तभी हम परासरण दाब का N अपॉन V यानी आयतन वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। अब अगर हम परासरण दाब पे यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्या, परासरण दाब, तो परासरण दाब का पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें यहाँ से आयतन निकालना पड़ेगा। यानी पाई का मान हमको पता नहीं है, हमें परासरण दाब ही निकालना है। तो परासरण दाब कब निकलेगा, जब हम बी को पाई की जगह और पाई को v की जगह लिखेंगे, तब आप परासरण दाब निकाल पाएंगे। यानी इस पाई को v की जगह कर दीजिए और v को पाई की जगह कर देंगे, तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू या पाई इंटू आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू एन आर टी। ये आपका फॉर्मूला चेंज हो गया है, ये आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, तो इसी फॉर्मूले को हम फिर से इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को फिर से इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, ये फॉर्मूला हो गया। तो आप कहेंगे आपने इसको इसमें क्यों चेंज किया, वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि ये जो फॉर्मूला है इसी वाले फॉर्मूले से आता है। ये आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं। अब अगर हम इसमें मान रखेंगे तो हमें पता है कि मोलों की संख्या यानी n का एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू भार बटे अणुभार होता है। भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। तो हमें यहाँ विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लेना पड़ेगा। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार क्या है, विलेय आपका यूरिया है। तो यहाँ पे हमें परासरण दाब जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू यूरिया का भार कितना है 5 ग्राम और यूरिया का अणुभार कितना है 60, तो 5/60 गुणे आर का मान कितना है, ये इसीलिए हमने आपको आर का मान बताया ताकि यहाँ पे रख सकें। आर का मान है 0.0821 गुणे आपका टी कितना है, टी आपका टेम्परेचर जो कि क्या है 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब ये आपको कैलकुलेशन खुद करना है। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन खुद करेंगे और पाई का मान निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए तीनों का गुणा करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे हम किसके साथ, 273 के साथ और 0.0821 के साथ। जो मान आएगा उसका हम 60 से भाग दे देंगे, तो परासरण दाब पाई का मान या वैल्यू निकल जाएगा। यानी आप पाई का मान खुद निकालेंगे। ये आपके लिए हम कैलकुलेशन होमवर्क में दे रहे हैं, आप एक तरह से इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। समझ में आ गया परासरण दाब का ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, ताकि हम वैल्यू निकालेंगे इस क्वेश्चन से और हम परासरण दाब का वैल्यू से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो वाला लगाएंगे। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। बताना हमें 14 क्वेश्चन था, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए 2 पार्ट में वीडियो आपको मिलेगी। पहले पार्ट में 7 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में आगे के जो 7 क्वेश्चन है वो। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा।
तो ये वीडियो 1 घंटे प्लस हो गई है, तो इसलिए 6 क्वेश्चन ही इस वीडियो में देखेंगे। अगले जो 8 क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से 1 क्वेश्चन और अगले वीडियो के जो 7 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो, यानी टोटल 8 क्वेश्चन आपको सेकेंड पार्ट वीडियो में मिल जाएगी। आपको छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन बताना था, 6 हमने बता दिया है, 8 आपको कल बता देंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लिया है आपने। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी इस न्यूमेरिकल के पार्ट 2 में। ठीक है, थैंक यू सो मच।